बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो कप्तान साहब ने कोई ऐसी अकल की बात नहीं की जिससे ये जाहिर हो कि वो आला तरीन जहानत के मालिक हैं। अलबत्ता एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, बोलो कहूँ बुरा तो नहीं मानोगी। ज़ाहिरा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो मैं समझ रही हूँ और बिल्कुल ठीक समझ रहे हो तुम कि कैप्टन साहब कुछ औंधे आदमी मालूम होते हैं। वेरी गुड। सुना है इस मसले में औरत की आंख बहुत तेज़ होती है, वो फ़ौरन पहचान लेती है कि दूसरा उसके बारे में किस अंदाज में सोच रहा है। मतलब ये कि तुम्हारी ज़रा सी तवज्जो कप्तान साहब को इस केस में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर सकती है। ताहिरा ने अजीब सी निगाहों से जावेद को देखा और बोली, तुम बर्दाश्त कर लोगे? जावेद का मुंह एक लम्हे के लिए खुला और फिर बंद हो गया। ओके, ताहिरा ने कहा और हंस पड़ी। उस शाम जब हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और उन लोगों ने अपने क्याम के लिए एक जगह मुंतखब कर ली थी। खाने पीने से फरागत के बाद ताहिरा ने फ्याज को ताड़ा, जो थोड़े फासले पर एक चट्टान की आड़ में खामोश बैठा हुआ हला में घूर रहा था। ताहिरा ने जावेद की जानिब देखा और जावेद ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा कर दिया। चनाचे ताहिरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस चट्टान के करीब पहुंच गई और कप्तान फ्याज से दिल लुभाने वाली बातें करती रही। रात को बर्फबारी बहुत तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ कि उन्हें चट्टानों के नीचे से निकलकर जब जीप में आना पड़ा और लैंड क्रूज़र में बंद होकर उन्होंने ये रात गुजारी। दूसरी सुबह माहौल का नक्शा ही बदल चुका था। जिन रास्तों पर वो सफ़र कर रहे थे बिल्कुल मिट कर रह गए थे। उन लोगों के साथ माहिर ड्राइवर मौजूद थे जो सुबह की रोशनी में वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो रास्ता भटक चुके हैं। आसमान हैरत अंगेज तौर पर शफाफ हो गया था। तहादे निगाह बिछी हुई बर्फ की सफ़ेद चादर पर अगर चांदनी फैल जाए तो बेमिसाल होती है। बर्फ इस तरह चमक जाती है जैसे ज़मीन पर चांदनी का पानी कर दिया गया हो। इस वक्त भी ऐसा ही मंजर था। ये मंजर अगर कैमरे में महफूज किया जाता तो कायनात का हसीन तरीन मंजर कहा जा सकता था। एमडेन की बीवी सेल्वेरा ने खुद ही इमरान को जगाया था। चोरी चोरी अंदर दाखिल हुई थी और बड़े मशकूक अंदाज में इमरान का बाजू पकड़कर झंझोड़ा था। इमरान वाकई उस वक्त नींद में था, लेकिन वो बहुत ही हसास था। एक हल्की सी आहट उसे होशियार कर सकती थी। फौरन उठकर बैठ गया। सिल्वेरा को देखकर एक लम्हे के लिए जहन पर झल्लाहट पैदा हुई, लेकिन फिर फौरन ही संभल गया। सिल्वेरा ने उसी कान के पास मुंह करके कहा, बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये कहकर वो साय की तरह बाहर निकल गई। ये इमरान एक लम्हे के लिए सोचता रहा। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी। वो बाहर निकल आया। अलबत्ता बाहर का मंजर देखकर उसे खुशी हुई थी, क्योंकि हुस्ने फितरत तो हर इंसान के हमीर से ताल्लुक़ रखता है। वो सिल्वेरा के पास पहुंच गया जो काफ़ी फासले पर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी हुई थी। उसे चट्टान पर से बर्फ साफ कर ली थी और हाथ हिला हिलाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। वो बदज़ोक लोग होते हैं जो ऐसे मौका पर सोते हैं। मुझे माफ़ करना, इस वक्त मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। मोटा बदज़ोक सो रहा है? इमरान ने सवाल किया और सिल्वेरा हंस पड़ी। जी खुश कर दिया तुमने, बड़ा अच्छा जुमला कहा, उसके बारे में बैठ जाओ। चांदनी रातों में मुझे न जाने क्यों अमरूद याद आने लगते हैं। क्या आपको अमरूद पसंद है मिस सिल्वेरा? सिल्वेरा ने नाक चढ़ाकर उसे देखा और बोली, क्या इस मौसम में और इस मंजर में ऐसी बेतुकी बातें की जा सकती हैं? आह, आप नहीं जानती मोहतरमा सिल्वेरा, अमरूदों का मेरी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप जानती हैं मेरी वालदा मुझे प्यार से क्या कहती थी? सिल्वेरा नाक चढ़ाकर बोली, अमरूद, ये क्या बात हुई? असल में अमरूद हमारी ख़ानदानी कमज़ोरी है। मेरे घर के आंगन में अमरूद का एक बहुत बड़ा दरख्त था और उस पर जिन बाबा रहते थे। इमरान ने कहा और सिल्वेरा उसे ताजुब से देखने लगी। फिर बोली, माफ़ करना, तुम इतने ही बेवकूफ़ हो या बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, इस वक्त तो मैं बहुत संभल कर बात कर रहा हूँ, वरना मैं इससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। इमरान दर्दनाक लहजे में बोला और सिल्वेरा हंस पड़ी। गोया तुम्हें मेरे बेवकूफ़ कहने से कोई बुरा नहीं महसूस हुआ। मेरा नाम इमरान है, अगर आप मुझे इमरान कहेंगी तो क्या मुझे बुरा महसूस होगा? सिल्वेरा ताज्जुब भरी आंखों से उसे देखती रही, फिर बोली, पहले अजीब आदमी हो जिस पर मुझे हैरत हुई है। बात अमरूद की हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। ये बताओ, तुमने मुझे इस वक्त बर्फ का फूल कहा था, ऐसे ही मुंह से निकल गया था या जानबूझकर कहा था? खुदा की कसम, कभी कभी ऐसे जुमले मुंह से निकल जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। शादीशुदा हो? उसने बेसाख्ता पूछा। कभी नहीं हो सकता। क्यों? अब्बाजान कहते हैं कि उन्होंने शादी करके क्या पाया। शादी के नतीजे में मुझ जैसी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। चनाचे वो मेरी शादी नहीं होने देते। वाह, ये क्या बात हुई? तुम तो बहुत प्यारे हो, बेहद मासूम और खूबसूरत हो। अरे बाप रे! इमरान के मुंह से निकला। वो खौफजदा निगाहों से सामने देख रहा था। क्या हुआ? वो उस तरफ। इमरान ने घुटी घुटी आवाज़ में सामने इशारा करते हुए कहा। कुछ देर तक तो सिल्वेरा कुछ ना समझी। वो सिर्फ इमरान की आंखों में देखती रही और फिर इमरान की आंखों के साथ साथ उसकी निगाहें भी घूम गई। उन्होंने होटल के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से गोल्ड लीफ जूलिया के साथ बाहर आ रहा था। सिल्वेरा ने उसे देखा और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो कुछ और आगे बढ़ा तो गोल्ड लीफ ने इमरान और सिल्वेरा को देख लिया। बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे किसी घोड़े की रस्सी खोल दी गई हो। वो जूलिया को छोड़कर इस तरफ आया और उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या तुम्हारी बेनाई ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है? तुम नहीं देख रहे क्या हो रहा है? बैठे हैं हम, बातें कर रहे हैं।
गोल्ड लीफ और सिल्वेरा के दरमियान हाथी तलख करामी हुई थी। आखिर सिल्वेरा को ही वहां से जाना पड़ा। कुछ देर बाद गोल्ड लीफ भी इमरान को घूरता हुआ अंदर दाखिल हो चुका था। जूलिया थोड़े थोड़े फासले पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ लम्हों के बाद वो आगे बढ़कर इमरान के पास पहुंच गई। इमरान इसी तरफ बर्फ पर पड़ा रहा। अब उठकर बैठ जाओ तोते, मैं जानती हूँ तुम इससे बिल्कुल नहीं डर सकते, वैसे हुआ बिल्कुल ठीक है। कक क्यों? इमरान कपकपाती आवाज में बोला। बस तुम्हारे साथ ऐसा ही होते रहना चाहिए। पता नहीं तुम मेरी दुश्मन क्यों बन गई हो। मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुमने ये अलग टीम क्यों बनाई? क्या मतलब? वो हमारे साथ भी तो रह सकते थे। तुम्हारे साथ तो और क्या। एक और स्विस मिल गई है मुझे। तकदीर देखो मेरे हक में क्या फैसला करती है। बैठी रहो अकेले। एक ही स्विस ऐसी है जो तुम्हें मोहब्बत की निगाह से देख सकती है। जूली ने कहा और पलटकर वापस चल पड़ी। इमरान जल्दी से बर्फ पर उछलकर बैठ गया। उसका अंदाज बिल्कुल मेंढकों जैसा था। दोनों हाथ और दोनों पांव जमीन पर टिकाए वो बैठा हुआ था। जूलिया इमारत में दाखिल होकर अंदर गायब हो गई, लेकिन वो इसी तरह बैठा दरवाजे को तकता रहा। फिर उसकी निगाहें इधर उधर भटकने लगी और अचानक ही वो एकदम सीधा हो गया। एक सफ़ेद साया हाथ से फासले पर आहिस्ता रवि से रेंग रहा था। इमरान ने अपने आप को पत्थर की आड़ में पोशीदा कर लिया। थोड़ी देर में इमरान ने उसे पहचान लिया। ये प्रोफेसर शायलाक ही था। इमरान हैरानी से उसे देखता रहा। दफातन प्रोफेसर शायलाक ने दोनों हाथ पांव जमीन पर टिकाए और किसी कुत्ते की तरह जमीन सूंघता हुआ एक जानिब आगे बढ़ने लगा। इमरान हैरान निगाहों से उसे देख रहा था। फिर चंद लम्हों के बाद उसने खुद भी दोनों हाथों पैरों के बल चलकर प्रोफेसर शायलाक का ताकुब शुरू कर दिया। प्रोफेसर शायलाक एक ढलान में उतरता चला जा रहा था। इमरान उसका ताकुब करता रहा और इस तरह वो दोनों बहुत दूर निकल आए। इस वक्त वो जिस पार्ट मैदान में पहुंचे थे वहां कोई आड़ नहीं थी। इमरान को बस ये खतरा था कि कहीं प्रोफेसर शायलाक उसे देख न ले, और ऐसा हो गया। प्रोफेसर शायलाक जो खुद भी हाथों पैरों के बल चल रहा था रुक गया। उसका रुख इमरान ही की तरफ था। अब इमरान को एक लम्हे में फैसला करना था कि उसे क्या करना चाहिए। चनाचे वो बर्फ रफ्तारी से दौड़ता प्रोफेसर शायलाक के पास पहुंच कर फिर वहां रुक गया। प्रोफेसर शायलाक के चेहरे से ये अंदाजा तो नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त इमरान को इस तरह देखकर क्या सोच रहा है, लेकिन अचानक इमरान ने उसके हलक से भेड़ियों जैसी गराहट सुनी। इमरान की निगाहें उसका जायजा लेने लगी। प्रोफेसर शायलाक के होंठ मुड़ गए थे, दांत बाहर झांक रहे थे और उसकी आंखें होनहार हो रही थी। जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि उसकी आंखों में सुरही लहराने लगी थी। वो इस वक्त कोई भेड़िया ही लग रहा था। इमरान एकदम संभल कर होशियार हो गया। प्रोफेसर शायलाक ने अचानक दोनों हाथ जमीन पर टिकाए। फिर उसी ने लंबी छलांग इमरान की तरफ लगाई, लेकिन इमरान फुर्ती से उसकी जद से निकल गया। फिर कोई 10 गज के फासले पर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और तेजी से बर्फ खुरचने लगा। उसके हलक से भी गराहटें निकल रही थी। उधर प्रोफेसर शायलाक ने भी डायरेक्शन बदली थी और दूसरे हमले की तैयारियां कर रहा था। इमरान खुद भी हलक से गुगाऊं हूं की आवाज़ें निकालता रहा। इस बार प्रोफेसर उसकी जानिब दौड़ा था, लेकिन इमरान ने उसके ऊपर से छलांग लगा दी थी और दूसरी तरफ पहुंच चुका था। अलबत्ता प्रोफेसर शायलाक अपने इस दूसरे हमले को भी नाकाम होते देखकर बड़ी तेज रफ्तारी से सीधा निकलता चला गया। अलबत्ता प्रोफेसर शायलाक अपने इस दूसरे हमले को भी नाकाम होते देखकर अब हाथों और पैरों के बल दौड़ रहा था और उसकी खौफनाक राहटें भी उभर रही थी। इमरान अपनी जगह रुका। फिर वो इमरान ही क्या जो दूसरों को बुरी तरह जिश करके ना रख दे। अगर इन दोनों के अलावा तीसरा कोई शख्स वो दो इंसानों को जंगली चीतों की तरह दौड़ते देख लेता तो हैरत से बेहोश ही हो जाता। इमरान और प्रोफेसर इस वक्त ऐसे लग रहे थे कि सफ़ेद बर्फ पर दो चीते जकंद लगा रहे हों। इस लड़ाई में प्रोफेसर इमरान को एक दफ़ा भी हाथ ना लगा सका। प्रोफेसर बहरहाल बेहाल होकर बर्फीली ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन सूंघता हुआ आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर शायलाक के पास पहुंच गया। शायलाक की आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। या तो बेहोश हो गया था या बेहोश होने की अदाकारी कर रहा था। इमरान दोनों घुटने जोड़कर और हाथ जमीन पर टिकाकर उसके पास बैठ गया। फिर वो उसे देखता रहा। प्रोफेसर शायलाक के जिस्म पर आम लिबास था, लेकिन उसकी कमर पर एक नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी और हाथ से लंबी रस्सी थी। इमरान को उसकी वजह समझ में नहीं आई। रस्सी के सिरे पर एक हुक भी बंधा हुआ था जो बेहतरीन किस्म के स्टील का था। एक नाकाबिले फहम बात थी जो कोशिश के बावजूद समझ में ना आ सकी। आखिरकार इमरान ने प्रोफेसर शायलाक का झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद बेहोश हो चुका था। इमरान कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके होंठों पर एक लम्हे के लिए एक शरारत आमेज मुस्कुराहट उभरी और दूसरे लम्हे उसने प्रोफेसर शायलाक की कमर से वो रस्सी खोलना शुरू कर दी। प्रोफेसर शायलाक के जिस्म में अब भी कोई जंबिश ना हुई। इमरान ने कोई 8 गज लंबी रस्सी खोली और उसके बाद उसने रस्सी का एक सिरा प्रोफेसर शायलाक के पैरों में बांधना शुरू कर दिया। हाथी मजबूती से ये सिरा शायलाक के पाँव में बांधने के बाद उसने रस्सी अपने बगलों से गुजारी और उसके बाद प्रोफेसर शायलाक को बर्फ पर घसीटने लगा। कोई 4 या 5 गज ही चला होगा कि प्रोफेसर शायलाक की आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे ये कौन है? क्या है? ये क्या कर रहे हो? इमरान रुक गया। उसे पलट कर देखा और फिर मुसर्रत लहजे में बोला, आप होश में आ गए प्रोफेसर? क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ये सब क्या है? इमरान आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटा और प्रोफेसर के करीब पहुंच गया। उसने पूर्ण मुसर्रत लहजे में कहा, आपका खादिम हो जनाब, बस आप यहाँ बेहोश हो गए थे। हम लोगों ने इतना फासला तय कर लिया कि मैं आपको उठाकर कंधे पर भी नहीं ले जा सकता। चनाचे बहालत मजबूर इसके सिवा कोई तरीका नहीं था।
तुम बिल्कुल ही पागल हो। तुम्हें अंदाजा है कि बर्फ पर अगर चोट लग जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, नासूर बन जाती है। मुमकिन है ऐसा होता हो सर, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और मैंने तो सिर्फ आपका खादिम होने की हैसियत से आपको यहाँ से ले जाना की कोशिश की है। ये तरीका है किसी को बेहोशी की हालत में ले जाने का। सही तरीका मैं जानता नहीं, कभी ऐसा वास्ता ही नहीं पड़ा। वैसे इतना अंदाजा मुझे हो गया कि इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। क्या? प्रोफेसर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। जी देखें, 3 सेकंड के अंदर अंदर होश में आ जाता है, बर्फ पर गिरने से चोट लगती हो और नासूर बन जाते हो, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये पता चल गया है कि बर्फ पर जरा सी घिसाई होती है तो फौरन होश में इंसान आ जाता है। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों मर रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ ज़िंदगी तलाश करता फिर रहा था, फिर आपको देखा और बड़ी खुशी हुई कि चलो ज़िंदगी में कोई अपना तो साथी मिला। क्या? प्रोफेसर चालाक चौंक कर बोला। जी हाँ, आप कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे और भेड़ियों की तरह गरा रहे थे। इससे खूबसूरत मंजर कोई हो सकता है? अगर है तो आप मुझे खुद बता दें। और तुम क्या कर रहे थे? आह, आप ये नहीं जानते? आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते सर। ज़माना कदीम में मुझे भड़मानस कहा जाता था। क्या? भड़मानस, ये क्या होता है? भेड़िया और इंसान। असल में हुआ ये था जनाब कि बचपन में मुझे एक भेड़िया उठाकर ले गया और फिर भेड़िए की मादा ने मुझे दूध पिलाकर जवान किया। बाद में कोई शख्स मुझे वापस शहर में ले आया, लेकिन आप यकीन करें मेरी महबूब तफरीह यही है कि मैं सादा और सपाट ज़मीन पर हाथों और पैरों के बल दौड़ लगाऊं। इस सिलसिले में अच्छे अच्छे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आप भी इसी अंदाज में दौड़ रहे थे। वो तो बस मैंने आपसे दौड़ नहीं लगवाई कि पहले से ये बात तय नहीं थी। बकवास करते हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं जनाब, आप चाहें तो मेरे साथियों से पूछ लीजिए, दुनिया के बारे में मेरी मालूमात बहुत कम है। मैं तो बस दूसरों की मोहब्बत में उनके पीछे पीछे लगा फिरता हूँ। अब हमें क्या करना है? वापस चलना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैंने तो एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया था, लेकिन आपने उसे कबूल नहीं किया, यानी रस्सी बांध कर घसीट ले जाने का। तुम बिल्कुल पागल हो। चलो आगे बढ़ो। प्रोफेसर शाहलाक ने कहा। इमरान शाह ने हिलाकर आगे बढ़ने लगा तो शाहलाक बोला, लाओ ये रस्सी मुझे दे दो। जी। इमरान ने रस्सी लपेट कर प्रोफेसर शाहलाक को दे दी। फिर वो दोनों आगे बढ़ते रहे और उन्होंने हासा फासला तय कर लिया। अचानक ही शाहलाक रुका और बोला, ओहो, क्या तुम्हें रास्तों का अंदाजा है? इमरान ने चौंक कर चारों तरफ देखा, फिर बड़े पुरसकून लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं। तो फिर जरा आसमान की जानिब देखें, मेरा ख्याल है बर्फबारी शुरू होने वाली है। शाहलाक ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, सिर्फ बर्फबारी ना कहो बल्कि शदीद तूफानी बर्फबारी। वो उस तरफ देख लें। इमरान ने बाईं तरफ इशारा किया। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ी टेले नजर आ रहे थे और उनके दामन में 3-4 काले काले धब्बे। प्रोफेसर चालाक ने इमरान की तरफ देखा और बोला, शायद कार है। बर्फानी तूफान से अगर बचना चाहते हैं तो इन कारों की तरफ दौड़ लगाएं। हो सकता है हम बच जाएं, वरना इन इलाकों में जो तूफान आते हैं वो जरा मुश्किल से काबू में आते हैं। चलो। प्रोफेसर चालाक ने मुस्कुराते हुए इमरान को देखा और दोनों हाथ और दोनों पाँव जमीन पर टिका दिए। इमरान ने गहरी सांस ली और बोला, अब हो जाए मुकाबला, आ जाओ। चालाक भी बच्चों के से अंदाज में बोला। उसके बाद बर्फ पर 2 इंसान नुमा जानवरों की दौड़ शुरू हो गई, लेकिन चंद ही लम्हों में शाहलाक को अंदाजा हो गया कि उसकी रफ्तार इमरान की रफ्तार से तेज नहीं हो सकती। देखते ही देखते इमरान उसे कोई 100 गज आगे निकल गया, लेकिन बहरहाल वो मुड़ मुड़ कर देखता भी जा रहा था। आखिरकार वो कार के पास जा रुके। प्रोफेसर शाहलाक भी आन वाहिद में उसके नज़दीक पहुंच गया था। उसने मध्यम लहजे में एक गार की जानिब बढ़ते हुए कहा, आओ। इमरान खामोशी से गार की दहानी की जानिब बढ़ गया। फयाज को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। जिंदगी में बहुत से ऐसे मरहले आए थे जब अपनी हमाकतों पर अफसोस हुआ था, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। एक जरा सी बात थी जिसकी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। बीवी ने तो अपनी खुशी के लिए उन लोगों से मुलाकात कराई थी, लेकिन फयाज अपनी फितरत से मजबूर था और अपने शौक में वो ताहिरा के साथ चला आया। लेकिन अब ये महसूस कर रहा था कि बिला वजह मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। इलाका बेहद हसीन था, बर्फबारी का खूबसूरत मौसम काबिल दीद था, लेकिन कुछ अजीब सी बोरियत हो रही थी। अब इस कदर अहमक नहीं था कि जावेद और ताहिरा को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कुर्बत को ना समझ पाता। सूरत हाल का अंदाजा हो चुका था उसे। वो ये सोच रहा था कि ना तो ये केस उसकी जिम्मेदारी है, जो कुछ फयाज के इल्म में आ चुका था उसके तहत कोई ऐसा काम भी नहीं था जिससे बगलें बजाने का मौका मिलता। फिर जहाँ बेमकसद भटकने से क्या फायदा। लेकिन आप फंसने वाली बात थी। अब आन फंसा था तो कर भी क्या सकता था। खास तौर से इस खराब मौसम में रास्ता भटक जाने की वजह से वो लोग और ज्यादा परेशान थे। लेकिन शुक्र था कि एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन जब उन्होंने सफर का आगाज किया तो मौसम बेहतर हो चुका था और आसमान साफ शफाफ था। चनाचे वो लोग सफर करते रहे। फिर इस वक्त सूरज ढलने के करीब था जब उन्हें दूर से वो इमारत नजर आई जिसे देखकर वो हैरान रह गए। इमारत में जिंदगी के आसार का एहसास इस धुएं से हुआ जो इमारत की चिमनी से निकल रहा था। बहरहाल फिर उसके बाद उधर ही का रुख क्यों ना होता। बड़ी एहतियात के साथ वो इमारत के नज़दीक पहुंच गए जहां उनकी मुलाकात गोल्ड लीफ से हुई थी। एक मोटा ताज़ा लंबा तिरंगा आदमी जिसने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें भगौर देखता हुआ बोला था, वाह, कभी कभी तो इन बर्फदारों की तकदीर जाग उठती है। बड़े अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। क्या हमें यहाँ सर छुपाने की जगह मिल सकती है जनाब? आप उसे एक अच्छा मौका
समझ कर अच्छा होटल कह सकते हैं। मुआवजे की अगर मुनासिब अदायगी हो तो सिर्फ सर छुपाने ही की बात नहीं है, हर तरह के खाने पीने के इंतजाम भी हो सकते हैं। और आप यहाँ तनहा नहीं हैं, पहले भी 2 पार्टियां यहाँ क़याम पज़ीर हैं। आप हमें आराम के लिए जगह बता दीजिए, हम बहुत थके हुए हैं। मुआवजा आपकी पसंद के मुताबिक होगा। वो लोग यहाँ मुंतकिल हो गए। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब कैप्टन फ़याज़ ने जूलिया को देखा। उसे देखकर उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। जूलिया भी उसे देखकर चौंकी थी। फ़याज़ तेज़ी से उसके करीब पहुंचकर बोला, आप लोग, मेरा मतलब है आप? जी कैप्टन, फरमाइए। इसका मतलब है कि वो भी यहाँ मौजूद है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जूलिया ने खुश लहजे में कहा, देखिए मिस जूलिया, मैं बहुत उलझन में हूँ, आपसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फ़याज़ ने आजी से कहा, कैप्टन साहब, आपके ख्याल में क्या मेरे पास उलझनों के हल हो सकते हैं? आप ये रवैया एहतियात ना करें, ज़ाहिर है हमारी थोड़ी सी शनासाई भी है। मैं इस शनासाई से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन जूलिया ने अपना जुमला पूरा नहीं किया था कि सफदर उनके पास पहुंच गया। कैप्टन फ़याज़ ने सफदर को देखते ही कहा, ओहो, इसका मतलब है कि यहाँ बाकायदा कुछ हो रहा है। सफदर ने मुस्कुराती निगाहों से कैप्टन फ़याज़ को देखा और बोला, अब तो ऐसा ही लग रहा है कैप्टन साहब। इमरान किधर है? फ़याज़ ने पूछा। जूलिया अपनी जगह से उठ गई, लेकिन सफदर ने दिलचस्पी की निगाहों से फ़याज़ को देखा, फिर वहाँ से उठ गए और एक और जगह जाकर बैठ गए। आप कब यहाँ पहुँचे? सफदर ने पूछा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, लेकिन बस ये समझे कि इत्तफाक़िया हादसात के सहारे यहाँ तक आया हूँ। ऐसा हो सकता है, सफदर ने कहा, और ये भी जानता हूँ कि आपको भी कोई हादसा ही पेश आया है, वरना ये जगह इस कदर दिलकश तो नहीं। खैर, ऐसी बात तो नहीं, ये हसीन बर्फानी नज़ारे हमें और कहाँ मिल सकते हैं। मेरे अपने हिसाब से ये बहुत खूबसूरत इलाका है। इमरान किधर है? फ़याज़ ने सवाल किया। फिर अचानक ही वो दोनों चौंक पड़े। उन्हें इमरान और प्रोफेसर शाहलाक नजर आए। दोनों इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन जब वो कुछ और करीब पहुंचे तो अचानक ही फ़याज़ के चेहरे पर एक अजीब सी वहशत फैल गई। प्रोफेसर शाहलाक के बारे में जो तफसीलात उसे बताई गई थी, इमरान के साथ ही बिल्कुल उन्हीं तफसीलात पर पूरा उतरता था। गोया ये प्रोफेसर शाहलाक है। फ़याज़ पथराए हुए अंदाज में दोनों को देखता रहा। इमरान के चेहरे पर कोई तासर नहीं उभरा था। शाहलाक भी बेखबर सा ही नजर आता था, लेकिन फ़याज़ अपनी जगह से खड़ा हो गया। सफदर भी सादा निगाहों से उसे देखने लगा। वो जानता था कि इस वक्त उसे किस नौयत का इजहार करना है। फ़याज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और बोला, हेलो। इमरान ने चौंक कर सपाट निगाहों से फ़याज़ को देखा और बोला, हेलो, फरमाइए। फ़याज़ के उसके लहजे की अजनबियत पर भून चुका रह गया। एक लम्हे तक वो सोचता रहा, फिर बोला, आप यहाँ अभी नए नए आए हैं जनाब। इमरान ने उस शहलाकी से कहा, जी, और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि आप भी यहाँ अजनबी हैं। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ और ये साहब मेरे साथी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे फ़याज़ कहते हैं, और आप? शाहलाक ने अपना हाथ मुसाफिर के लिए आगे बढ़ाया और फ़याज़ ने गर्मजोशी से उसे अपने हाथ में ले लिया। फिर बोला, हम इस बरज़ार के नए मेहमान हैं। हर नए शख्स से तारुफ ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ज़रूरियात से फारिग होने के बाद तारुफ हासिल करता हूँ। आप खुद सोचें जनाब, अगर दौरान तारुफ ज़रूरियात का सिलसिला चल निकला तो फिर शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं रहता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। इमरान तेज़ी से वाशरूम की जानिब बढ़ गया। फ़याज़ ने प्रोफेसर शाहलाक की तरफ रुख करके कहा, मिस्टर शाहलाक, आपका ताल्लुक? शाहलाक जवाब दिए बगैर रूह बदल कर अपनी रिहाइश गाह की जानिब चला गया। फ़याज़ होंकों की तरह खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसकी निगाह सफदर पर पड़ी और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं असल में तुम्हें अपनी यहाँ आमद के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए, ये जगह भी तब्दील किए लेते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले इमरान साहब को पूछा था और उसने जिस अंदाज में मुझे नज़रअंदाज किया, मैं समझता हूँ उसकी भी कुछ वजूहात हैं। वैसे ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर सफदर कि आप बिला वजह ही यहाँ नहीं आए होंगे, और थोड़े बहुत हालात का आपको भी इल्म होगा। अफसोस, इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, ये फ़ैमिली जो मेरे साथ है, जिसमें एक लड़की और 2-3 मुलाजिम और 2 अफराद, जिनमें एक लड़की के वालिद साहब हैं और दूसरा उसका कज़न, यहाँ एक ख़ास सिलसिले में आए हैं। और आपको हैरानी होगी कि इस ख़ास सिलसिले में मालूमात हासिल होने के बाद मैं इमरान से मिला था, लेकिन बस वो मूडी आदमी है। कोई काम करने पर आता है तो लाख मना करते रहो, करके छोड़ता है। वो जो कहते हैं ना कि फरमाइश पर कुम्हार गधे पर नहीं बैठता, बस वो इसी टाइप का आदमी है। बहरहाल मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सारी बातों से लाइल्म हूँ और इस वक्त तो सर चकरा कर रह गया है। जानते हैं क्यों मिस्टर सफदर? आप बता देंगे तो जान जाऊंगा, सफदर ने कहा। फिर फ़याज़ उसे यहाँ तक आने की कहानी सुना दी। मिस्टर सफदर, हो सके तो इमरान को तफसीलात बताकर मदद हासिल करने की कोशिश करें। मेरा मतलब है मेरा भी मसला हल हो जाएगा। सफदर के जाने के बाद वो अपना सर खुजाने लगा। अब यहाँ से तनहा वापसी भी तो ज़रा मुश्किल थी। इस बार बहुत बुरी तरह फंसा था, कोई सरकारी केस भी नहीं था। फिर अपने दिमाग को ठंडा ही करता रहा। सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके इमरान की तवज्जो हासिल की जाए। ये बात बड़ी सनसनीखेज़ थी कि प्रोफेसर शाहलाक इमरान के साथ था। अब ये तो इमरान से मुलाकात के बाद उसके तामुन से ही पता चल सकता था कि प्रोफेसर शाहलाक इमरान से कैसा रब्ता रखता है। वो भी अभी सोचों में ही गुम था कि दफातन ही ताहिरा और जावेद दौड़ते हुए उसके पास आए। ताहिरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जावेद भी परेशान थे। उसने आते ही कहा, कैप्टन कैप्टन डैडी, मेरा मतलब है इरफान साहब यहाँ से गायब हो गए हैं। क्या वो शाहलाक यहाँ आन पहुँचा है? गायब हो गए? हाँ, मुलाजिम का कहना है कि वो बैठे हुए थे कि दूर से 2 अफराद आते हुए नजर आए जो अब यहाँ होटल पहुँच चुके हैं। उनमें एक शख्स वो भी था जिसको डैडी ने प्रोफेसर शाहलाक का नाम दिया है। डैडी ने उन्हें देखकर इंतहाई बदहवास लहजे में बोले, वो आ गया, वो कमबख्त आ गया, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा, वो कातिल है।
ये कहकर वो भाग खड़े हुए। मुलाजिम हक्का बक्का रह गए। पहले तो वो कुछ भी नहीं समझे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने डैडी का ताक़ुब शुरू कर दिया, लेकिन डैडी उनसे काफ़ी दूर निकल चुके थे और उसके बाद वो बर्फानी टेलों के दरमियान रोपोश हो गए। मुलाजिम देर तक उन्हें तलाश करते रहे, लेकिन डैडी का नामो निशान भी नहीं मिला। ताहिरा ये अल्फाज अदा करते हुए रो पड़ी और फ़याज़ खोपड़ी को जाने लगा। उसकी निगाह अचानक दूसरी तरफ उठी तो उसे इमरान नजर आया। फ़याज़ उसकी जानिब दौड़ पड़ा, लेकिन इमरान ने फ़याज़ को अपनी तरफ दौड़ते देखकर खुद भी छलांग लगाई और फ़याज़ हाथ उठाकर चीखा, हाँ सुनो तो यार, बात तो सुनो तो यार इमरान प्लीज़। लेकिन इमरान इस तरह उसे झुकाइयाँ दे देकर दौड़ता रहा जैसे खेल रहा हो। थोड़ी देर तक तो फ़याज़ उस तक पहुँचने की कोशिश करता रहा, फिर थक गया और आखिरकार वो अपनी जगह पर बैठ गया। अजीब बेबसी सी तारी थी उस पर। इमरान ने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, आ जाओ, पकड़ लो मुझे, थक गए क्या? फ़याज़ ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह बैठा हांफता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खुद ही उसके करीब पहुँच गया और उसने उसे देखकर चौंके हुए लहजे में कहा, अरे तुम कमाल है, ला हौल वला कुव्वता, तुम्हें नहीं पहचान सका मैं। फ़याज़ ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से इमरान को घूरता रहा। फिर बोला, ना ये कोई सरकारी मामला है, ना मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझसे एक हमाकत हो गई है, वो तो तुम मुझसे बहुत पहले भी हो चुकी थी। इतना अरसा हो गया तुम्हें हमाकत का शिकार हुए। जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो बात वाकई वही है, यानी मोहतरमा भाभी साहिबा 100%। अरे ये तो कोई दिलचस्प कहानी मालूम होती है। तुम उसे दिलचस्प कह लो इमरान, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं वाकई अकल से पैदल इंसान हूँ। लिख कर दे दो, कल मुकर गए तो क्या होगा? खुदा की कसम लिखवा लो मुझसे। क्या बात है। फ़याज़ ने उसे मुख्तसर यहाँ आने का सबब बता दिया और बोला, अब मैं प्रोफेसर शाइलाक को तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। हम लोग मुश्तरका जुराइम करते हैं। शाइलाक ने जितने कत्ल किए और उसके नतीजे में उसे जो भी मुआवजा मिला, इसमें आधा हिस्सा मेरा है। इमरान ने कहा। फ़याज़ आंखें बंद करके हंसने लगा, फिर बोला, यार मैं वापस जाना चाहता हूँ। मुझे इन सारे मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वापसी का जरिया भी यही लोग होंगे, इसलिए अजीबो गरीब मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। ठीक है सुपर, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा, इमरान ने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वफानी दुनिया के दिन और रात मुसलसल अपना सफ़र तय कर रहे थे और इसके साथ साथ ही ये लोग जो जंगल में मंगल बना रहे थे, इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे थे। हर एक का अपना अलग अलग मौक़िफ़ था। ताहिरा अपने बाप के लिए परेशान थी, लेकिन प्रोफेसर शाइलाक के अंदाज में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जैसे वो उन लोगों को पहचानता हो। वो मुतमईन था। इमरान उस पर भरपूर निगाह रखे हुए था। इस वक्त भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलता होटल से बाहर निकल आया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि इमरान कब से निकल आया। वो महसूस कर रहा था कि शाइलाक किसी धुन में मस्त आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद वो एक बर्फानी टेले के हुक्म में पहुंचकर गायब हो गया। इमरान ने तेज कदम बढ़ाया। उसके बाद वो उस टेले की तरफ पहुंचा तो प्रोफेसर शाइलाक खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो इमरान के ताकुब से वाकिफ हो। इमरान उसे देखकर रहमकों की तरह मुस्कुराने लगा, फिर बोला, मैं एक बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि तुम इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान हो। क्या मुझे इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए? मुझे तुम पर बातों का शक होता है कि ये ज़ाहिर तुम उन लोगों के मातहत नजर आते हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, खुदा का शुक्र है। क्या मतलब? मैं समझा कि तुम ये कहने लगे हो कि मुझसे शादी करोगे। शाइलाक हंसने लगा, फिर बोला, इंसान अगर खुश मिजाज भी हो तो बहुत अच्छा साथी होता है। कितनी बार मेरे दिल में इस बात का ख्याल आया कि मैं तुमसे दोस्ती करूं, तो फिर क्यों नहीं की? नहीं मेरा मतलब है दुश्मनी तो अब भी नहीं है। तुम मेरे ग्रुप के आदमी हो। वैसे एक बात बताओ, ये मिस्टर सफदर सरकारी तौर पर क्या ओहदा रखते हैं? हाकरोब का। इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, इसके साथ जो दूसरे अफराद हैं वो असिस्टेंट हाकरोब हैं। गुड, लेकिन बहरहाल ये तुमने अपनी ज़ुबान में बताया है, हमारी ज़ुबान में नहीं बता सकते? पता नहीं आपकी ज़ुबान में से क्या कहते हैं मिस्टर शाइलाक, और तुम्हारा क्या होता है? उन सबका मुलाजिम। यही तो हैरत की बात है। मैंने महसूस किया कि वो सब तुमसे अपने अपने काम कराते हो और तुम खुशी से उनके काम करते हो, लेकिन न जाने क्यों मुझे यूँ महसूस होता है कि तुम उनसे ज़्यादा ज़हीन और समझदार हो। आह मिस्टर शाइलाक, ये ना कहें आप। क्यों? बस यहीं से तो मार खा गया हूँ। एक अच्छे खासे घराने का आदमी हूँ, तालीम याफ्ता भी हूँ, लेकिन वो लोग मुझे बेवकूफ़ समझने पर मिसर हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी बेवकूफ़ आदमी तुम्हें बेवकूफ़ समझ सकता है। तुम्हारे अंदर जो पोशीदा सलाहियतें मौजूद हैं वो मुझे उनमें से किसी में नज़र नहीं आती। मैंने अपने डैडी से भी यही बात कही, तो फिर उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। कौन है वो? यहाँ के मुकामी महकमा सुराह रसानी के डायरेक्टर जनरल। तुम्हारे डैडी? शाइलाक का लहजा हैरत ज़दा था। हाँ। क्या नाम है? अली रहमान। खैर मैंने ये नाम नहीं सुना, बड़े ताज्जुब की बात है। तो उन्होंने तुम्हारे लिए किसी अच्छे ओहदे का इंतखाब क्यों नहीं किया? उनका ख्याल है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इमरान ने गमनाक लहजे में कहा और शाइलाक सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, मैं ज़हनी तौर पर तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी सलाहियतें हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम दुनिया के बेहतरीन से फिट आदमी हो। इस अंदाज से तुम दौड़ लेते हो। तुम यकीन करो, मैं ये समझा था कि मैं खुद ही इसमें माहिर हूँ, लेकिन पहली बार मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो दोनों हाथों पैरों के बल इस तरफ बर्फ़ पर दौड़ सकता है कि मैं भी उससे पीछे रह जाता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मेरा दिल बढ़ा दिया। मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ डियर इमरान। अगर तुम मेरा साथ दो और बिल्कुल मेरे साथी बनकर रहो तो तुम्हें वो मुकाम मिल सकता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या वाकई? इमरान ने पुरमुसरत लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इमरान ममनून लहजे में बोला,
और प्रोफेसर शाहलाक को देखने लगा। फिर संजीदा लहजे में बोला, मैं आप ये पाँव दबाऊंगा प्रोफेसर शाहलाक, नहीं, हर काम के लिए जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ से थोड़े फासले पर एक आबादी है जो गालिबन शवाजिया कहलाती है। वहाँ शवाजियाबाद है, तुम्हारे ही वतन का एक हिस्सा है, लेकिन शायद तुम्हें ये बात मालूम हो या ना हो, मैं नहीं जानता कि वो एक जदीद तरीन इलाका है और एक बिल्कुल ही अलग मजहब के लोगों ने वहाँ अपनी दुनिया कायम कर रखी है। किसी भी तरह ये दुनिया तुम्हारे वतन के दूसरे हिस्सों से कम नहीं है। बज़ाहिर लोग उसे एक नाकाबिल अबूर इलाका समझते हैं और वहाँ तक जाते हुए कतराते हैं, क्योंकि वहाँ के रास्ते खतरनाक हैं। उन लोगों ने ऐसे रास्ते नहीं बनने दिए जिसके ज़रिए तुम्हारे वतन के लोग वहाँ तक आ जा सके। जो लोग वहाँ से आते जाते हैं उन्हें सिर्फ सरकारी मराहत हासिल होती हैं, वरना ज़मीनी ज़राए मुश्किल हैं। हाँ, मैंने एक बार शवाजिया का नाम सुना था। वहाँ शवाजियाबाद है कि शवाज़े कबाइल होते हैं और हमारे हम मजहब नहीं है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें वहाँ पहुँचना है। मैं तुम्हें बहुत सी ऐसी तफसीलात बताऊंगा। अगर तुम वहाँ पहुँच कर मेरे लिए काम करो तो जवाब में मैं तुम्हें इस कदर दौलत दिलवा सकता हूँ। फिर वो बहुत देर तक इमरान को न जाने कैसी कैसी कहानियाँ सुनाता रहा। इमरान के चेहरे पर इस कदर इश्तियाक के आसार थे जैसे वो अभी दौड़ लगा देगा। बहुत देर तक प्रोफेसर शाहलाक इमरान को अपना मकसद बताता रहा और इमरान बड़े पुरजोश अंदाज में गर्दन हिलाता रहा। बार बार वो सीने पर हाथ रखकर झुकता और इस बात का एहसास दिलाता कि जो कुछ प्रोफेसर शाहलाक उससे कह रहा है उसकी तकमील में वो दिलो जान की बाजी लगा देगा। फिर आखिर में उसने कहा, तुम्हारे यहाँ से कितनी दूर है प्रोफेसर शाहलाक? मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो हवाले मैंने तुम्हें दिए हैं वो लोग तुम्हारे मददगार साबित होंगे, लेकिन बाकी काम तुमने खुद सर अंजाम देना होगा। आप तो इस बारे में बिल्कुल ही फिक्रमंद ना हो, मैं ये सारे काम आसानी कर लूँगा। बस एक बात बताएं मुझे, वहाँ इस जगह जाने के बाद मुझे अजनबी निगाहों से तो नहीं देखा जाएगा? नहीं, अक्सर मुकामी लोग वहाँ निकल जाते हैं और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मुकामी हो और वो लोग हम पर कोई शक नहीं करेंगे। तो फिर आप देखें कि मैं कितनी खूबसूरती से अपना काम सर अंजाम देता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और मेरे दोस्त, इंसान का इंसान पर एतमाद ही इस कायनात को कायम रखे हुए है। मैं तुम्हें कोई सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन ये तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो वादा मैंने तुमसे किया है वो मैं पूरा करूंगा। तुम ये समझ लो कि दौलत का अंबार लिए हुए दुनिया के किसी भी शानदार मुल्क में आबाद हो सकते हो। फिलहाल तो तुम्हें मेरी जुबान पर ही एतबार करना होगा। जुबान पर ही दुनिया कायम है प्रोफेसर शाहलाक। इसके बाद तकदीर होती है, अगर मेरी तकदीर में ये सब कुछ लिखा है तो आप मुझे ज़रूर देंगे। हाँ, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि इस कामयाबी के बाद, अच्छा अब ये बताओ, हम यहाँ से सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे, तुम वापस तो नहीं जाना चाहते? थूकता हूँ मैं उन लोगों पर, आह थू! इमरान ने बर्फ़ पर थूक दिया। वेरी गुड, इंसान को अपने मकसद की तकमील के लिए काम करना चाहिए, बाकी सब बात की बातें हैं। हम वापस आएंगे, अगर कामयाब हो गए तो ज़रूर वापस आएंगे। तुम इन लोगों से मिलोगे लेकिन किसी को कुछ नहीं बताओगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं तो अब आपका साथी हूँ। तो ठीक है, हम कुछ देर यहाँ आराम करते हैं, उसके बाद हमारा रुख शवाजिया की जानिब होगा, प्रोफेसर शाहलाक ने कहा और इमरान पुरहयाल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। हकीकतन उसे सिर्फ अपने काम से दिलचस्पी थी, बाकी लोगों का उसे कोई ख्याल नहीं था। सभी मौजूद थे। इमरान जानता था कि सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम ऐसे हालात में अपने लिए बेहतर फैसले कर सकती है। बस एक बात उसके जहन में अब भी खटक रही थी, वो ये कि गोल्ड फसलवेरा की क्या हैसियत है। इस इलाके में एक होटल कायम करना बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि इस दौरान इमरान ने फ़कत ये देखा कि सिर्फ उन लोगों के अलावा और कोई इस तरफ नहीं पहुंचा था। फिर इस होटल की वहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है? ये ज़रा गौर करने वाली बात थी। बहरहाल ये दोनों सफ़र करते रहे। आखिरकार उन्हें बुलंदी सी तराई में एक बस्ती आबाद नजर आई। ये शवाजिया का ज़िला गांव है और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि टायरन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा और वो खुद तुम्हें तलाश कर लेगा। इमरान ने चौंक कर शायलाक को देखा था। बात कुछ समझ में नहीं आई। टायरन को किस तरह ये बात मालूम होगी कि शायलाक का कोई आदमी इस गांव तक पहुंचा है? बहरहाल उसने सिर्फ चौंकने पर ही इक्तफा किया। शायलाक से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। बहुत ज़्यादा जहानत का मुजाहरा नुकसानदेह हो सकता था। तकदीर ने यह भी उसकी रहनुमाई की कि कोई अहम बात अभी तक पता ही नहीं चल सकी, लेकिन शायलाक ने उसे जो बताया था वो वाकई सनसनीखेज और इमरान को पूरा पूरा एहसास हो रहा था कि उसका इस मामले में मुदाखलत करना बड़ा ही मुनासिब कदम था। गर्ज ये कि शायलाक की हिदायत के मुताबिक इमरान सारे अमल कर रहा था। उसे यकीन था कि वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। फिर शायलाक ने कहा, और फिर ये मत समझना कि मेरा तुमसे ज़्यादा फासला होगा। हकीकत यह है कि जिस शख्स के बारे में मैंने तुम्हें ये बताया है वो बहुत ही खौफनाक तबीयत का मालिक है और तुम्हें उससे पूरा पूरा होशियार रहना होगा। तुम्हारी बाकी मदद टायरन करेगा। अब तुम ये पूछोगे कि आखिर टायरन को ये बात कैसे मालूम होगी कि तुम मेरे साथी की हैसियत से उसके पास पहुंचने वाले हो? अरे हाँ, मैंने तो ये सवाल किया ही नहीं। मेरे दोस्त, मैंने ज़िंदगी में बहुत से तजुर्बात किए हैं, उन्हीं में मुझे कुछ रूहानी क़ुव्वतों का भी हासिल हुआ है और मेरी ये रूहानी क़ुव्वतें बारहा मेरा साथ देती हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोई बड़ा आमिल नहीं कहता। बस ये समझ लो कि ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात में थोड़ा सा इजाफा इस इल्म का भी हो गया जिसे टेलीपैथी कहते हैं। मैं थोड़ा सा टेलीपैथी भी हूँ और इस टेलीपैथी के ज़रिए मैंने टायरन को तुम्हारे बारे में इतला दी है। इमरान का चेहरा शिद्दत जोश से लाल हो गया। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, सर टेलीपैथी के बारे में तो मैंने बड़े बड़े अजीब वाक़यात सुने हैं। आप टेलीपैथ हैं?
میں نے بتایا نا، بہت سے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا علم مجھے اس سلسلے میں بھی ہوا ہے۔ کاش میں اس کے الف بے سے ہی واقف ہو جاتا۔ میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی میرے دوست جن پر تم ناز کرو گے۔ ہم پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد باقی سارے کاموں پر غور کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں بڑی خوشی سے آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، عمران نے جواب دیا۔ بس تو تم اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور بے فکر رہو، مشکل لمحات میں تم مجھے اپنے آپ سے زیادہ دور نہیں پاؤ گے۔ بہت بہتر، عمران نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑا۔ برف پوش چوٹیوں کے درمیان ایک طویل پٹی نظر آ رہی تھی، یہ راستہ تھا جو اس گاؤں تک جاتا تھا۔ عمران وہاں سے گزرتا ہوا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گیا جس کی نشاندہی شائلاق نے کی تھی۔ ایک چھوٹا سا لکڑی کا مکان تھا جس کے دروازے پر دستک دے کر عمران انتظار کرنے لگا۔ پھر جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر عمران نے حلقوں میں دیدے نچائے۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی جو یقیناً شوازی تھی، انتہائی دلکش نقوش، عمر 17-18 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی عمر سے کافی بڑی نظر آتی تھی۔ البتہ اس کا چہرہ اس کی عمر کی چغلی کھاتا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے عمران کو دیکھا تو عمران نے انگریزی میں کہا، مجھے مسٹر ٹائرن سے ملنا ہے، وہ بیمار ہیں۔ تم نے صرف یہ اطلاع دے دو کہ پروفیسر شائلاق کا آدمی آیا ہے۔ شائلاق؟ لڑکی ہکلائی اور پھر جلدی سے راستہ چھوڑ دی اور بولی، اندر آ جا۔ عمران اندر داخل ہو گیا۔ معاملہ چونکہ کافی سنجیدہ ہو گیا اور اسے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا تھا۔ جو چیز شائلاق کو یہاں درکار تھی وہ ناقابل یقین تھی اور عمران اب اس کے حصول کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار تھا، چونکہ اس کا تعلق اس کے ملک سے بھی تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس دستاویز سے دنیا کے بہت سے ممالک کی شامت آ سکتی تھی جو یہاں موجود ایک ایسے بت بخشوں کے پاس تھی جو امن پسند تھا۔